Good morning, student. Myself Ritesh, Assistant Professor, Economics, Government College, भीनमाल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे BA सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेज अपनी पहले हो चुकी हैं, जैसे नेशनल इनकम, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेयर यानी गुणक। गुणक जिसे हम मल्टीप्लेयर भी कहते हैं। गुणक मल्टीप्लेयर की अवधारणा RF काहेल द्वारा 1931 में प्रतिपादित की गई। RF काहेल ने रोजगार गुणक प्रस्तुत किया, यानी RF काहेल द्वारा 1931 में जो गुणक की अवधारणा दी वो रोजगार गुणक था। आगे चलकर इसी अवधारणा को लॉर्ड किन्स द्वारा निवेश और आय में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों की प्रक्रिया के रूप में संबंध किया और उसे नाम दिया निवेश गुणक। निवेश गुणक जिसका प्रतिपादन किया लॉर्ड किन्स। किन्स ने जो गुणक दिया या जो गुणक की अवधारणा दी है उसे हम निवेश गुणक के रूप में जानते हैं। निवेश गुणक से हमारा अभिप्राय है निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन का जो अनुपात है वो निवेश गुणक द्वारा डिफाइन किया जाता है। देखिएगा, लॉर्ड किन्स ने जो निवेश गुणक दिया, निवेश गुणक वह गुणांक है जो स्वायत्त निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताता है। अर्थात स्वायत्त निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन होता है इन दोनों का जो अनुपात है वो निवेश गुणक है। या निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितना गुना परिवर्तन होता है ये गुणक द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसके बीजगणित के सूत्र के रूप में हम ले सकते हैं गुणक, यानी इसे हम निवेश गुणक कह सकते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के इज इक्वल टू गुणक डेल्टा वाई इज इक्वल टू आय में परिवर्तन, डेल्टा आई इज इक्वल टू निवेश में परिवर्तन। K इज इक्वल टू निवेश गुणक, डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन और डेल्टा वाई आय में परिवर्तन। गुणक क्या है? निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में जो परिवर्तन होता है इन दोनों का जो अनुपात है वो गुणक कहलाता है। आय में कितना परिवर्तन हुआ है, अगर स्वायत्त निवेश में जो परिवर्तन हुआ है उसको हम गुणक से मल्टीप्लाई कर दें तो हम बता सकते हैं कि आय में कितना परिवर्तन हुआ है। आगे हम देखेंगे कि गुणक का आधार क्या है, अर्थात गुणक किस पे निर्भर करता है, एमपीसी क्या होती है, एमपीएस क्या होता है। गुणक का आधार या गुणक की निर्भरता। गुणक
यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और डेल्टा वाई क्या है? आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ है, ये एमपीसी कहलाती है, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ है, ये एमपीसी कहलाती है, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और गुणक का सीधा संबंध पाया जाता है। एमपीसी जितनी ज्यादा होगी गुणक का मान उतना ज्यादा होगा। एमपीसी जितनी कम होगी गुणक का मान उतना ही कम होगा, यानी एमपीसी ज्यादा होने पर गुणक ज्यादा होगा, एमपीसी कम होने पर गुणक का मान कम होगा। दूसरा अवधारणा है एमपीएस। ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। एमपीसी जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है, एमपीएस बचत की सीमांत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। अब हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, एमपीसी और एमपीएस। एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दूसरा है एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग इज इक्वल टू 1। अगर हम 1 में से मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन को बाहर कर देते हैं तो हमारे पास आती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। अगर 1 में से हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग को माइनस कर दें तो हमारे पास रहती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन। आप देखिएगा गुणक और एमपीसी का क्या संबंध है, गुणक और एमपीएस का क्या संबंध है। सबसे पहले हम बात करेंगे एमपीसी और गुणक यानी मल्टीप्लाई क्या रिलेशनशिप। K is equal to 1/1 minus एमपीसी। K क्या है यहाँ पे? गुणक। K is equal to 1/1 minus एमपीसी, यानी एक में से अगर हम एमपीसी को माइनस कर दें और जो शेष रहता है उसका भाग अगर हम 1 में देते हैं तो हमें गुणक प्राप्त होता है, या 1/एमपीएस। अगर 1 में हम डायरेक्ट एमपीएस का भाग दें तब भी हमें गुणक प्राप्त होता है। K is equal to 1/एमपीएस। देखिएगा एमपीसी जैसे जैसे बढ़ती है गुणक का मान बढ़ता है और एमपीसी घटती है तो गुणक का मान घटता है। एमपीएस अगर बढ़ता है तो गुणक का मान कम होगा, एमपीएस अगर गिरेगा तो गुणक का मान बढ़ेगा। मान लीजिएगा हमारे पास कुछ एमपीसी की वैल्यू है और हम गुणक याद करना चाहते हैं। हमारे पास एमपीसी इज इक्वल टू 1/2 या 0.5, एमपीसी इज इक्वल टू 0.8 और एमपीसी इज इक्वल टू 1, तो गुणक का मान क्या होगा? फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो
k इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगर 1 में से 0.5 रहेगा तो 0.5, अगर हम इसको डिवाइड करें 2, इट मीन्स गुणक की वैल्यू 2। अगर एमपीसी 0.5 है तो गुणक होगा, गुणक का मान 2 होगा। उसके बाद अगर एमपीसी 0.5 है तो फॉर्मूला है हमारा 1/1 माइनस एमपीसी, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू 0.8 बराबर 1/1 में से 0.8 को माइनस करेंगे 0.2, तो k इज इक्वल टू 5। अगर एमपीसी 0.8 होती है तो k की वैल्यू 5 है। अगर एमपीसी की 1 है, हम वैल्यू पुट करते हैं, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/0, और 0 अगर हम 1 में भाग देंगे तो आएगा इन्फिनिटी यानी अनंत। एमपीसी 1 है तो k की वैल्यू अनंत होगी। अब देखिएगा एमपीसी 0.5 है तो k की वैल्यू 2 होगी, एमपीसी 0.8 है तो k यानी गुणक का मान 5 होगा, एमपीसी 1 है तो गुणक का मान इन्फिनिटी होगा। जैसे जैसे एमपीसी बढ़ती है गुणक का मान ज्यादा होगा, एमपीसी घटेगी गुणक का मान भी घटेगा। इस प्रकार एमपीसी और k के संबंध पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी एमपीसी और k के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। एमपीएस और गुणक के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी एमपीसी बढ़ेगा तो k घटेगा, एमपीसी घटेगा तो k बढ़ेगा। आज की क्लास में हमने देखा कि गुणक क्या है, गुणक की क्या परिभाषाएं हैं, उसका बीजगणितीय सूत्र क्या है, एमपीसी क्या है, एमपीएस क्या है, एमपीसी और गुणक का आपस में क्या संबंध है, एमपीएस और गुणक का आपस में क्या संबंध है, और एमपीसी और एमपीएस के घटने या बढ़ने से गुणक पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।